A therapist can know every diagnosis in the book and can still misinterpret the person sitting in front of him. And you know the sad part is sometimes that interpretation can be extremely clinically right. Welcome to Good Psyche. Today we are going to talk about कि जब हमारी जिंदगी में वो वाला टाइम आता है जब हमें एक थेरेपिस्ट के पास जाना होता है, एक काउंसलर के पास जाना होता है, तो उस टाइम पे कौन कौन से सवाल हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें उस टाइम कंफ्यूज कर रही होती है। आज हम वो सारी चीजें डिकोड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1965 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक लेडी जिसका नाम था ग्लोरिया, उसने उस टाइम के 3 सबसे टॉप साइकोलॉजिस्ट, जिसमें सबसे पहले कार्ल रोजर्स, सेकंड फ्रिट्ज पर्ल्स एंड थर्ड एल्बर्ट एलिस। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में जो वो लेडी है उसने इन तीनों के साथ अपना थेरेपी सेशन शुरू करा और ये तीनों थेरेपी सेशन रिकॉर्डेड थे। और जब वो थेरेपी सेशंस तीनों के साथ हुए तो जब वो रिकॉर्डिंग सामने आई तो पता लगा कि जो कार्ल रोजर्स था उसने अपने पर्सपेक्टिव से उसी लेडी, उसी ग्लोरिया के बारे में वो चीज बताई जो उसने सीखी थी अपने थ्योरी में। जो सेकंड थेरेपिस्ट थे जिनका नाम था फ्रिट्ज पर्ल्स, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से जो उनकी थ्योरी थी, जो उन्होंने पढ़ाई करी थी साइकोलॉजी के, वो ग्लोरिया के बारे में वो वाला पार्ट बताया। एंड जो थर्ड थेरेपिस्ट थे जिनका नाम था एल्बर्ट एलिस, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से अपनी जो थ्योरी पढ़ाई करी थी वो वाला पर्सपेक्टिव ग्लोरिया का बताया। किसी ने भी पूरा पर्सपेक्टिव नहीं बताया एग्जैक्टली ग्लोरिया कौन थी, और सबने अपने अपने लेंस से अपना अपना पर्सपेक्टिव ग्लोरिया के बारे में सामने रखा। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक बहुत बड़ा सवाल शुरू हुआ कि जब कोई थेरेपिस्ट, जब कोई साइकोलॉजिस्ट, जब कोई काउंसलर हमें ये कहता है कि आई अंडरस्टैंड यू, तो क्या वो सच में हमें समझ रहा होता है या जो थ्योरी उसने अपनी जिंदगी भर पढ़ाई करी है उस थ्योरी में वो हमें फिट कर रहा होता है। ये सवाल उस एक्सपेरिमेंट से हम सबके सामने आया। 90% लोग आज भी जब कभी भी इंडिया में थेरेपी के लिए जाते हैं तो वो एक एक्सपेक्टेशन, एक फ्लैट एक्सपेक्टेशन रखकर जाते हैं कि सामने एक इंसान बैठा होगा, इंटेलिजेंट होगा, थोड़ा बहुत समझदार होगा, मैं अपनी सारी बातें उसको बताऊंगा और वो सारी बातें समझ जाएगा, मेरी सारी प्रॉब्लम्स को वो आइडेंटिफाई कर लेगा और उसके बाद उन सबका सॉल्यूशन दे देगा। एक कॉमन एजम्पशन है कि जब हम थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो ये होगा, बट मैं इसको ना डिकोड करता हूं आपके लिए। ऐसा होता नहीं है कभी भी। अलग क्या है कि साइकोथेरेपी में जब भी रिसर्च हुई है तो उस रिसर्च से बहुत सारी चीजें हमारे को समझ में आती हैं। 2018 में एक स्टडी हुई थी जिन साइकोलॉजिस्ट का नाम है जॉर्जियन टायरॉन। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने स्टडी करी तो जिसमें 53 केसेस और 7,000 पेशेंट्स को स्टडी करा। उन वाले केसेस में जहां पर थेरेपिस्ट और क्लाइंट ने गोल डिसाइड किया था, और 52 केसेस और 5,000 के करीब डिफरेंट केसेस को स्टडी करा जहां पर थेरेपिस्ट और उनके क्लाइंट ने प्रोसेस को डिस्कस करा था कि एक्सपेक्टेशन क्या है इस पूरी की पूरी थेरेपी में से, कि हम प्रोसेस में से जो हम सोच रहे हैं उस तक हम पहुंचेंगे कैसे। जब ये दोनों चीजें डिस्कस हुई और उसके बाद जब थेरेपी हुई तो पहले 1965 से 2018 तक जितनी भी स्टडीज हुई थी, और जब 2018 में ये वाली स्टडी हुई तो पता लगा कि जब एक क्लाइंट एक थेरेपिस्ट के पास जाता है और वो ये सोचता है कि ये जो सामने वाला इंसान है ये मेरे बारे में सब सुन ले, समझ ले, मुझे जवाब देना शुरू कर दे, उससे कभी भी रिजल्ट्स आते ही नहीं। पूरी की पूरी स्टडी ही खराब हो गई थी ये वाली। रिजल्ट्स तब आते हैं एक थेरेप्यूटिक प्रोसेस के अंदर, एक काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर, जब जो क्लाइंट है और जो थेरेपिस्ट है वो एक कॉमन ग्राउंड पे आते हैं, पहले एक कॉमन गोल पे आते हैं, और फिर एक जब उस गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग, आर वी एक्चुअली गेटिंग क्लोज टू व्हाट योर प्रॉब्लम इज। तो आज से 50 साल पहले उन लोगों ने मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया था, बट इंडिया में आज भी मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस देने के लिए देयर इज नो सच क्राइटेरियाज। जो अफोर्ड कर सकता है वो शायद अफोर्ड कर लेता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता और जिसको स्टिग्मा का डर आज भी है वो आज भी उसको सप्रेस करता जा रहा है। तो राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द थेरेप्यूटिक प्रोसेस, अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं होती और वो हिट एंड ट्रायल के तरीके से कहीं जाते हैं। दे डोंट नो व्हाट दे हैव टू एक्सपेक्ट। जो बेचारा या बेचारी थेरेपी कर भी रहे हैं उनको भी उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ट्रेनिंग आज भी वीक है, तो रिजल्ट नहीं आ पाता। तो जिसने हिम्मत करके कभी दरवाजा खोलने की कोशिश भी करी वो उसको बहुत टाइम के लिए दोबारा बंद कर देता है, क्योंकि दोबारा हिम्मत करके स्टिग्मा
स्टिग्मा से लड़ना, और फिर अगर बाई चांस वो कोई स्टूडेंट है तो उसमें फाइनेंस अरेंज करना, इट ऑल बिकम्स अ चैलेंज। तो एक पर्सन कुछ लंबे टाइम के लिए उससे बैक ऑफ कर जाता है। फिर देन वो किस पे रिलायबल हो जाता है, वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इस तरीके की कोई चैट जीपीटी, इन पे रिलायबल हो जाता है कि यहाँ से कुछ टिप्स मिलती रहे और मेरा किसी तरीके से काम चलता रहे। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि अ गुड थेरेपिस्ट और अ गुड साइकोलॉजिस्ट नेवर सेज दिस दैट आई हैव डिकोडेड यू। व्हाट ही और शी जनरली सेज कि अभी तक जितना भी आपने मुझे बताया है उसके हिसाब से मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, वो शेयर करता है आपके साथ। और फिर आप बताते हो कि हाँ, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो जो आपने उनको बताया क्या वो आपके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। फ्रेडरिक निश्चे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थे जर्मनी के। वो एक बात बोलते हैं, थेरेपिस्ट की इंटरप्रिटेशन ट्रुथ का एक पॉसिबल एंगल हो सकती है, पूरा का पूरा सच नहीं हो सकती। इसलिए साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को वर्डिक्ट नहीं मानना चाहिए, उसको एक प्रोविजनल मैप की तरह समझना चाहिए जिसको बदला भी जा सकता है। और कल को अगर पता लगे कि हमारी रियलिटी पूरी ही चेंज है तो उसको आराम से डिस्ट्रॉय भी करा जा सकता है और दोबारा नया भी बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं रिस्क की। थेरेपी में बहुत सारे रिस्क होते हैं, कई दिखते हैं कई नहीं दिखते हैं, बट एक जो बहुत विजिबल रिस्क होता है वो ये नहीं होता कि जब मैं किसी थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा तो वो मुझे गलत समझेगा इंसान। तो वो भी एक ऐसा रिस्क होता है जिसके बारे में हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है। आज जैसे वर्ल्ड में 400 के करीब साइकोथेरेपीज हैं। मोटा मोटा ये सारी साइकोथेरेपीज कुछ मेन साइकोथेरेपीज के अराउंड ही होती है, जैसे कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, साइकोडायनेमिक, साइको एनालिसिस। इनमें से अब कोई भी पर्सपेक्टिव ऑटोमेटिकली रॉन्ग नहीं है, बट पर्सपेक्टिव गलत कब हो जाता है, जब इनमें से किसी भी थेरेपी को जिनका हमने नाम लिया या बाय चांस थेरेपिस्ट को ये लगना शुरू हो जाता है कि ये ही कंप्लीट रियलिटी है पेशेंट, जबकि वो ये नहीं समझते कि ये एक लेंस है, ये एक पर्सपेक्टिव है उस रियलिटी का। इंडिया के एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है सुधीर कक्कड़, उन्होंने इस सिचुएशन को समझते हुए एक बात बोली थी कि इंडिया में ना जितने भी मेंटल हेल्थ थ्योरीज हैं वो सारी ना फॉरेन इंपोर्टेड है। इंडिया में रिसर्च नहीं हुई थी मेंटल हेल्थ के और साइकोलॉजी के बारे में, वो फॉरेन इंपोर्टेड थी। तो पहले जब इंडिया में वो सारी थेरेपीज आई थी तो कुछ ऐसा समझो कि जैसे अमेरिका में और लंदन में 16 साल 17 साल के बाद बच्चे घर से चले जाते हैं और अकेला रहना शुरू कर देते हैं, बट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ अ जॉइंट फैमिली। आज से शायद 10 साल पहले तक भी बहुत लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। पिछले 10, 12, 15 साल से लोगों ने अलग रहना ज्यादा शुरू करा है। तो यहां पर साथ रहने का मतलब जो वहां से थ्योरी आई थी उसके साथ मैच नहीं करा जा रहा था। वहां पे फैमिली डिपेंडेंसी बोला जाता था, यहाँ पे फैमिली डिपेंडेंसी नाम की चीज ही नहीं होती थी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर ही वैसा था कि सबने साथ में ही रहना है। अब इससे होता क्या था कि जिस कल्चर में थ्योरी बनी, जिस कल्चर से साइकोलॉजी पैदा हुई और जिस कल्चर में उसको इलाज करना है, वो दोनों कल्चर ही बहुत अलग थे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क आ गया। इसीलिए आज तो बहुत डेवलपमेंट हो गई है, पर इसीलिए आज भी जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, तो इंडिया में बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं जो अभी भी समझ नहीं पाते। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो वो थ्योरी पैदा हुई है वो उस कल्चर में पैदा हुई है जहां लोग अकेले रहते हैं, जहां शादी तोड़ देना बहुत आसान है, जहां पे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात बहुत पहले होती थी, जहां पे अपने लिए स्टैंड लेना लड़का या लड़की की इक्वालिटी थी, जबकि आज इंडिया में उस टाइम पे वो सारी चीजें शायद कोई डिस्कस भी नहीं करता था। तो इसीलिए वो थ्योरीज जब यहां आई तो वो यहां पे मैच करने में, कनेक्ट करने में उतना सब्सटैंशियल रिजल्ट नहीं मिला। इसको ऐसे समझो कि एक दवाई जो अमेरिका के लोगों के हिसाब से रेडी करी गई, अब वो दवाई को उठाकर आप इंडिया के बॉडीज के ऊपर लगाना शुरू करो या देना शुरू करो, तो यहाँ पे इम्यूनिटी अलग है, यहाँ पे लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ पे बीमारियां, डिजीजेस अलग तरीके की होती हैं, तो वो दवाई यहाँ काम ही नहीं करेगी जब तक उसको इंडियन बॉडीज या इंडियन जेनेटिक्स के हिसाब से बनाया नहीं जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, मैंने खुद भी बहुत सारे केसेस देखे हैं ऐसे। अब जैसे फॉर एग्जांपल बाहर साइलेंस का मतलब अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है और यहाँ साइलेंस का मतलब अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है। टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी अंडरस्टैंड द सिम्टम्स इन इंडियन पर्सपेक्टिव, द सिम्टम हैव सो मेनी मीनिंग्स एंड वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। इसीलिए जब इंडिया में साइकोलॉजी आई थी तो इंडिया ने ना साइकोलॉजी को एज इट इज रिसीव नहीं करा। इस बात को समझने के लिए एक बात बताता हूँ। मेरे प्रोफेसर एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे। वो कहते थे कि मैकडॉनल्ड्स जब अमेरिका से इंडिया में आया तो वहां पे चीज बर्गर होता था, मतलब वहां पे बर्गर बनाया ही इसलिए गया था कि नॉनवेज के साथ खाया जा सके, जो टिक्की होती है। बट इंडिया में नॉनवेज ईटिंग लोग
उतने नहीं होते थे। तो यहाँ पे जो बर्गर आया वो मैक आलू टिक्की आया, क्योंकि यहाँ पे सबको वेजिटेरियन बर्गर चाहिए था। तो वैसे ही जब साइकोलॉजी अमेरिका या लंदन से इंडिया में आई तो एज इट इज साइकोलॉजी नहीं आई, वो यहाँ के कल्चर के हिसाब से, यहाँ के रिलीजन के हिसाब से, यहाँ पे डाइवर्सिटी के हिसाब से, फैमिली डायनेमिक्स के हिसाब से, वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए यहाँ पे शिफ्ट हुई। अब एक और चीज होती है जो ड्यूरिंग थेरेपी हमारे को डिकोड करनी है ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, और वो ये होता है कि ड्यूरिंग थेरेपी जो पैटर्न एक क्लाइंट थेरेपिस्ट को बता रहा होता है वो पैटर्न वो थेरेपिस्ट के साथ भी रिपीट कर रहा होता है। जैसे जिस इंसान को कॉन्फ्लिक्ट करना पसंद नहीं है वो थेरेपी में बहुत ज्यादा यस यस बोलता है, हाँ जी ठीक है, हाँ मेरे को समझ में आ रही है। जिसको हर टाइम रिजेक्शन ही फील होती है वो न्यूट्रल सिचुएशन में भी सैड ही रहता है। जिसको सामने वाले को इम्प्रेस करने की एक हैबिट होती है वो थेरेपिस्ट को भी अपने आंसर से, अपने रिस्पॉन्सेस से, अपनी इंटेलिजेंस से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तो ये बहुत कॉमन होता है। तो जब कभी भी आपको भी ये फील हो कि आप अपने थेरेपी सेशंस में ये सारी चीजें अपने थेरेपिस्ट के साथ कर रहे हो या कर रही हो, तो उस टाइम पे यू हैव टू बी केयरफुल कि इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही तो मेरी मेंटल हेल्थ इशू खराब है और इन्हीं को मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, तो यू शुड बी वोकल अबाउट इट। और आखिरी इशू जो सबसे ज्यादा इंडिया में मेंटल हेल्थ केसेस या थेरेपी में समझने की जरूरत है, होता क्या है कि थेरेपी वॉज नेवर चीप अफेयर, इट वॉज ऑलवेज अ कॉस्टली अफेयर एंड इट इज स्टिल अ कॉस्टली अफेयर। आज तो खैर बहुत सारी सर्विसेज आ गई हैं, फ्री में भी करते हैं लोग, बहुत कम पैसों में भी करते हैं। बट टू बी वेरी फ्रैंक, व्हेन आई गो थ्रू द स्टडीज, व्हेन आई गो थ्रू सो मेनी researches which have been done by the people who have not charged much, I see the quality of counseling has not been very appropriate. So if you are actually looking for a counseling, I will not say that if it's costly it's good, but I will definitely say कि if someone has been putting बहुत सारा effort अपना life का, अपनी studies, अपना hard work into understanding psychology, and then he or she is only taking 2 or 3 cases in a day, then maybe he or she will be charging you more than what you are expecting. तो ये जो इशू है इसके बारे में समझते हैं होता क्या है। जैसे ही जो थेरेपी एक्सपेंसिव होती है उसमें क्लाइंट जो होता है उसकी ना सेशंस को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि मेरे को ना जल्दी से रिलीफ मिल जाए, मेरे को क्लैरिटी मिल जाए, मैं बस जल्दी से ठीक हो जाऊं, इतने पैसे कैसे दूंगा बार बार। और जैसे ही 2, 4, 5 सेशंस में, क्योंकि इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट इज नॉट अ मैजिक, वो चीजें नहीं उसको फील होती, तो एक बहुत बड़ा डिसीजन क्लाइंट ले लेता है, वो डिसकंटिन्यूटी। उसमें कुछ गलत नहीं है, जिसके पास जितना अफोर्ड कर सकता है जो इंसान फाइनेंसेस, वो उतना ही लगा पाएगा। बट जब वो डिसकंटिन्यूटी होती है तो उससे एक और चीज खराब होती है, उससे जो उसका एक्चुअल केस होता है ना वो थोड़ा सा और कई बारी खराब हो जाता है। कई बारी लोग उस प्रॉब्लम में और ज्यादा अपने आप को जाता हुआ महसूस करते हैं क्योंकि उनका वो जो प्रोसेस होता है वो डिसकंटिन्यू हो चुका होता है। और उसमें ना एक और चीज भी है, व्हेन यू आर सप्रेसिंग समथिंग, इट इज गेटिंग सप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू हिट बैक समडे, और वो बहुत डेंजरस होता है। बट कई बार ये भी होता है कि आपने उसको ठीक करने की कोशिश करी एंड ड्यू टू फाइनेंसेस आपको उसको किसी भी रीजन की वजह से डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। तो या तो आपकी सेल्फ विल इतनी स्ट्रांग है और आपने उसके बारे में सही एजुकेशन पहले ही सेशंस में ले ली है, तो आप अपने आप को ड्यू टू द फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आप उसको डिसकंटिन्यू करने के बाद भी अपने आप को स्टेबल रख पाते हो। बट कई बारी जब आप वल्नरेबल हो जाते हो उस प्रोसेस में, तो वो कई बारी एक खराब रिस्पॉन्स की तरह भी काम करता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो इस पूरी वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था वो ये था कि थेरेपी में जाने से पहले आपको समझना चाहिए कि वहां पे होने क्या वाला है, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। इसलिए ये डिकोडिंग वाला वीडियो बनाया था मैंने आज, क्योंकि बहुत बारी ना हमारे को पता ही नहीं होता कि हमारे को हेल्प क्या होने वाली। कोई वहां जादूगर नहीं बैठे, कोई वहां मैजिकल लोग नहीं बैठे कि आप आओगे मैं छड़ी लगाऊंगा और आप ठीक हो जाओगे। आपके उस जर्नी में जो मेंटल हेल्थ इशू आप फेस कर रहे हो, और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं जिनमें थेरेपी इफेक्टिव नहीं है, और बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं जिनमें थेरेपी बहुत इफेक्टिव है। तो फर्स्ट डे जब कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, क्लियरली ब्लंटली पूछ लो, क्या मेरे इस इशू में थेरेपी इफेक्टिव है, क्या मेरे इस इशू में थेरेपी इफेक्टिव नहीं है। अब इसमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाओगे तो बहुत बारी जो साइकाइट्रिस्ट हैं, आई डोंट नो
फॉर व्हाट रीजन वो थेरेपी को बहुत ज्यादा रेफर नहीं करते, जबकि बहुत सारे केसेस में दे ऑल्सो नो इट हैज गिवन अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स टू द पेशेंट। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे पास पर्सनली कोई भी पेशेंट आता है और मुझे उससे पहली बार बात करते ही लगता है कि इनको सबसे पहले साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, मैं उनको ओपनली गाइड करता हूं, क्योंकि वहां पे ना साइकाइट्रिस्ट बड़ा या साइकोलॉजिस्ट बड़ा या साइकोलॉजिस्ट को कुछ नहीं पता, हमें सब पता है। इससे ज्यादा मैटर करता है उस क्लाइंट की जिंदगी और उसकी सही टेक केयर। तो हमारे को वो गाइड करना होता है और हम भी उन्हीं असूलों पे चलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो और आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट हुआ है तो पहला इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक जरूर कर दो एंड लेट पीपल नो कि स्टेप्स क्या होते हैं। जो भी इंसान सोच रहा है ना कि मेरे को कुछ ऐसा हो रहा है, मैं एक बार सोच रहा हूं कि आई शुड टेक अ कंसल्टेशन, उस तक एक बार ये वीडियो पहुंच जाए ताकि उसको क्लैरिटी हो जाए, उसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा है, आप इस पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। थैंक यू।